Hello students, welcome to AgriMoon YouTube channel. My name is Abhay Sarva. It's a plant pathology lecture number 70. So in our crop disease series, today we discuss about some important disease of the maize crop. So जिस तरह स्टूडेंट्स हमने क्रॉप डिजीज सीरीज को स्टार्ट किया उसी सीरीज के अंदर आज हम मेज क्रॉप्स की कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज के बारे में बात करें। तो मेज का एक अलग नाम भी होता है जिसको हम अच्छे से जानते हैं, क्वीन ऑफ सीरियल क्रॉप्स। तो स्टूडेंट्स मेज को क्वीन ऑफ सीरियल क्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं। स्टूडेंट्स आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि हु इज़ कॉल्ड एज अ किंग ऑफ द सीरियल क्रॉप्स। सो क्वीन तो हमने इसको मेज को कह दिया, लेकिन किंग किसको कहते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब हम जैसे आज जितनी भी इसकी इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, जो कि जितने भी कॉर्न के और मिर्च जितने भी इंपॉर्टेंट डिजीज़ है जो कि मिर्च की क्रॉप में लगती हैं, उन सभी के बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि मिर्च एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है हमारी। आफ्टर द हम वीट और राइस की बात करें, और ज़्यादातर जो मिर्च का जो है, क्योंकि मिर्च एक ट्रॉपिकल एरिया ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन एक मेजर क्रॉप है। सो इसके जो मेजरली जो इसकी डिजीज़ है वो कहीं ना कहीं शुगर केन के साथ मिलती जुलती है। और इट इज़ अ C4 प्लांट। ये कौन सा प्लांट है? C4 प्लांट कैटेगरी के अंदर आता है। सो कुछ मेजर डिजीज है मेज की। फर्स्ट डिजीज हमारी स्टॉक एंड कॉपरोट्स, एंड सेकंड वन इज ब्लाइट, एंड थर्ड वन इज रस्ट, स्मथ ईयर एंड द वायरल डिजीज ऑफ द मेज। सबसे पहले हम स्टार्क रोट के बारे में बात करेंगे, जो कि इसकी एक फंगल डिजीज है। सो फर्स्ट वन इज एंथ्रोक्स स्टॉक रोस। इसका जो कोजल ऑर्गेनिज्म वो है कोलीट्राइकम ग्रामीण कोला। इसके अंदर जो सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, वाटर सोक सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे, जो कि लोअर इंटरनोड्स, जो कि हमारा जो क्रॉप है उसके जो लोअर इंटरनोड्स है वहाँ पे हमें वाटर सोक्ड स्पॉट्स देखने को मिलेंगे, जो कि बाद में ब्राउनिश लीनियर स्ट्रिक्स डेवलप कर देंगे। और ये कहीं ना कहीं जब लेटर ऑन द सीजन, जब इनका जब ये स्पोर्ट्स टोटली मैच्योर हो जाते हैं, तब यही ब्राउन कलर के स्पोर्ट्स कौन से कलर में चेंज हो जाते हैं? ब्लैक कलर के अंदर चेंज हो जाते हैं। सो इनके अंदर क्या होता है? ग्रेज टू डार्क ब्राउन कलर का पिथ फॉर्मेशन बनता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो स्टॉक है वो रोटिंग कर जाती है। यानी कि ग्रेज टू स्टॉक के अंदर बनने के कारण जो हमारी जो मेज की जो स्टॉक होती है, जो हमारा जो स्टेम होता है, वो क्या होता है एकदम से लॉज कर जाता है, गिर जाता है, क्योंकि ये इंटरनोड वाले रीजन पे डायरेक्टली अटैक करता है। सो उसकी वजह से क्या होता है कि जाइलम फ्लोएम की जो हमारे जो वेसल्स होते हैं वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते। सो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा जो फूड और वाटर की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कहीं ना कहीं इंटरफेयर करती है। तो उसकी वजह से हमारा जो प्लांट क्या कर जाता है? लॉज कर जाता है, उसकी वो गिर जाता है। अब हम बात करेंगे इसके इनोकुलम की। जो इसका जो इनोकुलम है, जो इसका मतलब कॉज ऑफ द इन्फेक्शन एजेंट है, वो किस तरीके से अपने आप को सर्वाइव कर सकता है। द इन्फेक्टेड क्रॉप रेजिड्यू, जो हमारा इन्फेक्टेड क्रॉप रेजिड्यू है वो कुछ भी हो सकता है। वो लीफ भी हो सकते हैं, लीफ शीथ भी हो सकते हैं, और स्टॉक्स भी हो सकते हैं, एंड द इन्फेक्टेड सीड्स, क्योंकि ये सीड बोर्न डिजीज नहीं है, बहुत कम रेयर चांसेस के अंदर क्या होता है कि हमारा सीड भी इन्फेक्टेड होगा। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे जो प्रीवियस क्रॉप का जो क्रॉप रेजिड्यू होता है वो एज अ बेस्ट मतलब एज अ बेस्ट सोर्स है इसके इन्फेक्शन के लिए। अब हम बात करेंगे इसके कंट्रोल की। इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सो हम रेजिस्टिव वैरायटी डेवलप कर सकते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए हम 2 ईयर क्रॉप रोटेशन को फॉलो कर सकते हैं। अगर हमारी फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा स्टार्क रूट की अगर मान लो देखने को मिलता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? क्रॉप रोटेशन को फॉलो करेंगे। हम क्या करेंगे? मेज की जगह कोई और सीरियल क्रॉप्स को ग्रोन करेंगे, और सीरियल क्रॉप को नहीं, हम किसी नॉन ग्रासी क्रॉप को ग्रोन करेंगे। हमारी जो मैक्सिमम कोशिश ये रहेगी कि हम मेज की जगह कोई ऐसी क्रॉप ग्रोन करें जो लेग्यूमिनस फैमिली की हो, जो ऑयल सीड्स फैमिली को, यानी कि वो ग्रासी फैमिली की नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो ग्रामिनीशिया फैमिली की नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये इसके जो एंथ्रोक्स के जो स्पोर्स है वो सभी ग्रासिस फैमिली को इक्वली इम्पैक्ट करते हैं। अगर ये मेज को भी इम्पैक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं ये शुगर केन के अंदर एज अ माइनर डिजीज का भी अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ये राइस के अंदर भी एज अ माइनर डिजीज की अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो अगर हमारे फील्ड के अंदर अगर स्टार्क रोट की इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? कोई लेग्यूमिनस क्रॉप को, ऑयल सीड्स क्रॉप, इस तरह की क्रॉप्स को ग्रोन करने की कोशिश करेंगे। हम टोटली क्लीनली प्लो करेंगे अंडर द इन्फेक्टेड रेजिड्यू एंड बैलेंस द सोइल फर्टिलिटी। हम समर टिलेज, समर यानी कि जो हमारा जो फैलो टिलेज होती है, जैसे समर टिलेज होगी, विंटर टिलेज, इसको हम फॉलो करेंगे। क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है कि हम हमारे जो फील्ड को एकदम फैलो कर देंगे। उसकी वजह से क्या होगा कि जितने भी इसके जो स्पोर्ट्स सोइल के अंदर होंगे वो टोटली सन की रेज की वजह से टोटली क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। और इवन हम सोइल फर्टिलिटी को टोटली बैलेंस रखें। अगर हमारी फील्ड के अंदर फॉर एग्जाम्पल पोटाशियम की कमी, क्योंकि जो पोटाशियम जो न्यूट्रिएंट है वो कहीं ना कहीं डिजीज रेजिस्टिविटी को बढ़ाने में हेल्पफुल है। सो अगर
हमारे सोइल के अंदर पोटाशियम की कमी है, क्योंकि पोटाशियम की कमी ज़्यादातर हमारा जो साउथर्न रीजन है, जो हमारा ब्लैक सोइल है, उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। सो वहाँ अगर उन रीजन्स के अंदर अगर पोटाशियम की कमी देखने को है तो हम उसको प्रॉपरली फर्टाइल करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज अबाउट ऑल अबाउट द फर्स्ट डिश, दैट इज अ एंथ्रोक्स स्टॉक रॉट। नाउ वी टॉक अबाउट आवर सेकेंड डिजीज एंड इट इज़ ऑल्सो अ स्टॉक रोट, लेकिन इसके अंदर जो कोजल ऑर्गेनिज्म होगा वो जिब्रेला स्पीसीज होगा, जबकि हमारी जो पिछली जो स्टॉक रोट थी उसके अंदर जो कोजल ऑर्गेनिज्म था वो था एंथ्रोक्स यानी कि कोलोट्राइकम ग्रामीनोकोला। इसकी हम बात करेंगे, इसका जो कोजल ऑर्गेनिज्म वो है फंजाई जिब्रेला जिया, और यही जिब्रेला जिया कहीं ना कहीं जो हमारा जिब्रेलिक एसिड जो कि हमारा एज अ प्लांट ग्रोथ हार्मोन है वो भी कहीं ना कहीं इसी जिब्रेला इसी फंगल से ही प्रोड्यूस हुआ है। सो यही फंगल जो एज अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की तरह एक्ट करती है, यही फंगस इसके इस मेज के ग्रोथ के एज अ डिजीज के तौर पे एक्ट करती है। अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स की। द स्टॉक्स दैट्स आर द स्लिप्ड ओपनली हैव डिसइंटीग्रेट विद पिंक डिस्कलरेशन। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी जो स्टॉक होती है वो स्लिप्ट करनी शुरू हो जाती है, यानी कि वो अंदर से स्लिप्ट होनी शुरू हो जाती है और उसके अंदर पिंक कलर की डिस्कलरेशन हमें देखने को मिलती है, यानी कि हमारा जो स्टॉक है वो इंटरनली क्या होता है पिंक कलर का हो जाता है। इसका जो इनोकुलम वो अपने आप को इस तरीके से सर्वाइव करता है, वो क्रॉप रेजिड्यू के फॉर्म में सर्वाइव करते हैं, सीड के फॉर्म में सर्वाइव करता है, सोयल की फॉर्म में सर्वाइव करता है। अब हम बात करेंगे इसके कंट्रोल मेजर की। कंट्रोल मेजर क्या है कि हम इसके लिए रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप करेंगे। फुल सीजन हाइब्रिड को हम जो जो हमारी जो फुल सीजन हाइब्रिड्स होती हैं वो ज़्यादा रेसिस्टिविटी डेवलप करते हैं एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स, क्योंकि हमारी जो मेज की क्रॉप है वो आजकल काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप होती है। हमारे ज़्यादातर कोशिश होती है कि हम मेज को एज 80 to 90 डेज़ वाली क्रॉप ज़्यादा चुनते हैं, और ज़्यादातर देखने को मिलता है कि जो 80 to 90 डेज़ वाली क्रॉप होती है वहाँ पर इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिलती है। सो इस केस में हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हाइब्रिड वो वाले हाइब्रिड वैरायटी ज़्यादा ग्रोन करेंगे जिनकी जो क्रॉप ड्यूरेशन एटलीस्ट मोर देन 120 डेज हो। लेकिन अगर हम मोर देन 120 डेज को यूज़ करेंगे तो हमारे लिए इकोनॉमिकल नहीं बेनिफिट होगा, क्योंकि उसके लिए हमारे लिए उतनी फर्टिलाइजर्स इरीगेशन हमारी जो फील्ड है वो सब कुछ इम्पैक्ट करेंगे। सो कहीं ना कहीं जो ये वाला जो कंट्रोल मेजर है कहीं ना कहीं बहुत कम फॉलो होता है। देन नेक्स्ट वन इज अ बैलेंस सोइल फर्टिलिटी। हमें हमारी जो सोइल फर्टिलिटी है उसको बैलेंस करना। एंड डोंट एक्सीड द रिकमेंडेड प्लांट पॉपुलेशन। हमें कभी प्लांट पॉपुलेशन को एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल जैसे मेज की क्रॉप में जो प्लांट पॉपुलेशन जो हमें बताई जाती है वो 60/30 बनाई जाती है, यानी कि जो हमारे 60 सेंटीमीटर वो होती है रो टू रो और 30 होती है प्लांट टू प्लांट। कई बार ऐसा होता है कि हम हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम के अंदर क्या करते हैं कि इसको हम घटा देते हैं, कई बार हम 30/30 कर देते हैं। सो इस केस के अंदर क्या होता है कि जो डिजीज़ की इन्फेक्शन है वो और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। सो हमेशा रिकमेंडेड प्लांट पॉपुलेशन ही रखनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 50 to 30 रख सकते हो, 45 to 30 रख सकते हो, लेकिन इससे कम करोगे तो उससे क्या होगा, जो इनोकुलम है वो ज़्यादा इजीली स्प्रेड होगा। सो उससे क्या होगी, इन्फेक्शन बढ़ेगी और डिजीज़ का स्प्रेडेशन और ज़्यादा बढ़ेगा। सो इसको हम एज अ प्लांट पॉपुलेशन कंट्रोल करके भी इस डिजीज़ को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। Now we talk about our third and one of the most important disease, that is a corn smut. Corn smut is a common in most places where corn is grown, but does not usually cause a significant economical losses. जो हमारे जो कॉर्न स्मथ है ज़्यादातर कॉर्न ग्रोन रीजन बड़ी इजीली मिल जाती हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा इकोनॉमिकल लॉसेस नहीं करती हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि हमारे फील्ड के अंदर अगर पूरी फील्ड के अंदर मैक्सिमम 10 to 15% जो हमारे मीज प्लांट्स हैं वो इन्फेक्टेड होंगे। सारे का सारा फील्ड इस केस में इन्फेक्टेड नहीं होते हैं। और इसका जो कोजल ऑर्गेनिज्म है वो है उस्सिलैगोमाइडेस। इट्स ओवरविंटर इन द क्रॉप डर्बिस एंड कैन रिमेन वायबल फॉर द सेवरल ईयर्स। इसका जो पैथोजन है वो है उस्सिलैगोमाइडेस एंड ये ओवरविंटरली क्रॉप डर्बिस के अंदर ऐसे सर्वाइव कर सकता है अपने आप को और काफ़ी सालों तक अपने आप को वाइबल रख सकता है एज इन द फॉर्म ऑफ द सीड एंड आल्सो इन द फॉर्म ऑफ द सॉयल इनोकुलम। Now we talk about its some symptoms. Then what are the different symptoms that having corn smut? So goals can appear anything throughout the growing season on the any above growing part. हमारे अंदर क्या होता है, अबनॉर्मल ग्रोथ देखने को मिलती है, गोल्स फॉर्मेशन बन जाती है इस तरीके से। यहाँ पर आप देखो, ये देखो ये हमारी जो सीड्स पे गोल्स फॉर्मेशन हो चुकी है। सीड की जिसको ओवर यानी कि सेल की ओवर डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं, गोल फॉर्मेशन कह देते हैं। तो इस तरह की मतलब फॉर्मेशन देखने को मिलती है अबव ग्राउंड पार्ट। रूट्स के अंदर देखने को नहीं मिलती, हमें हमेशा अबव ग्राउंड पार्ट में देखने को मिलती है। द यंग एक्टिवली ग्रोइंग टिश्यू इज स्पेशली ससेप्टिबल। जो हमारा यंग एक्टिवली ग्रोइंग प्लांट होगा वो सबसे ज़्यादा ससेप्टिबल होता है। उसके बाद जो हमारी जो गोल फॉर्मेशन है ज़्यादातर हमारी ईयर्स के अंदर यानी कि स्टॉक के अंदर, लीव्स के अंदर, टसल्स के ऊपर ज़्यादा देखने को मिलती है। और ये जो होती है ये वाइटिश टू सिल्वरी टिश्यू से क्या होती है, ये कवर्ड होता है ये इस तरीके से।
लेटर द डार्क मासेस ऑफ द स्पोर डेवलप इनसाइड द गोल्स, और इनकी गोल्स के अंदर डार्क, जैसे यहाँ पर ये सिंपल ये मच्योर यहाँ पर डार्क ग्राउंड मासेस बन चुकी हैं, इनके अंदर से डार्क कलर की होती हैं। एंड लीफ गर्ल जर्नली स्मॉल, जो हमारी जो लीफ गोल्स होती है वो स्मॉल होती है, जबकि हमारी जो हमारी ये होती है क्या ना, स्टॉक रॉट यानी कि जो ईयर स्मथ होती है, इसका जो साइज होता है थोड़ा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू द लीव स्मथ। अब हम बात करेंगे इसकी कंडीशंस की और टाइम डेट फेवरिंग द डिजीज। जो कौन सा होता है, इट्स अ मोस्ट सीवियर व्हेन द यंग टिश्यू इज बाउंडेड बाय द हेल, विंड एंड द मैकेनिकल डैमेज। ये डिजीज़ सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल होती है जब हमारा प्लांट यंग होता है। उस केस में क्या होता है कि हमारे प्लांट्स के ऊपर कोई ना कोई वाउंड पड़ जाता है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो उसके जो स्पोर्स है उन वाउंड्स के थ्रू क्या करते हैं, हमारे प्लांट के अंदर एंटर कर जाते हैं। रेनी वेट वेदर में इन्हांस दिस डिजीज। अगर रेनी कंडीशन होंगी तो रेनी कंडीशन में क्या होता है कि हमारी ह्यूमिडिटी हाई हो जाती है और टेम्परेचर स्लाइटली लो हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसको स्प्रेड होने में ईजिली हेल्प मिल जाती है। May as many poor pollination and excess nitrogen fertilizer also as a reason of his consummate। पुअर पोलिनेशन की वजह से भी ये बहुत ज़्यादा फैलती है, एक्सेसिव नाइट्रोजन फर्टिलाइजर डालने से भी, क्योंकि उस वजह से क्या होता है कि हमारा जो प्लांट है उसके अंदर जूसी कंटेंट ज़्यादा बढ़ जाता है, और हमारे जूसी कंटेंट बढ़ जाता है, उसके अंदर वाटर कंटेंट बढ़ जाता है, और यही चीज़ें कहीं ना कहीं क्या होती है, फेवरेबल होती है फॉर द स्मथ। एंड ड्राई और अदर कंडीशन डेट इंटरफेयर विद द पोलिनेशन में ऑल्सो हैज़ ऑल्सो फेवर द कॉन स्मट इन द ईयर्स। और जो हमारा जो ड्राई वेदर कंडीशन होती है वो भी कहीं ना कहीं स्मट डिजीज को क्या करती है, फेवरेबल करती है। अब हम बात करेंगे इसकी मैनेजमेंट की, किस तरीके से हम इसको मैनेजमेंट कर सकते हैं। क्रॉप रोटेशन को फॉलो कर सकते हैं, लीफ वेटनेस को हमने रहने नहीं देना, और जितने भी हमारे अगर मान लो जितने भी डिस्ट्रक्शन, जितने भी स्मॉल गोल्स हमें फील्ड के अंदर दिख रहे हैं उनको हमने टोटली डिस्ट्रक्ट कर देना, रिमूव कर देना फील्ड में से। और नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की एक्सेस डोज नहीं डालनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मेज के अंदर पर एकड़ के हिसाब से हमें 90 kg नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन अगर हम नाइट्रोजन मोर देन 100 kg डालेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, इसका जो मतलब स्फीयर के ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो हमेशा हमें क्या यूज़ करना चाहिए, बैलेंस यूज़ ऑफ द नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का यूज़ करना चाहिए। मैकेनिकल इंजरी को प्लांट्स को बचाना चाहिए, रेसिस्टेंट कल्टीवेटर्स को वैराइटीज़ को डेवलप करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात इस केस में फंजीसाइड्स इट्स नॉट एन इफेक्टिव कंट्रोल फॉर द कॉन्समर। फंजीसाइड इसके लिए कोई इफेक्टिव मेजर नहीं है, क्योंकि फंजीसाइड्स क्या करता है, क्योंकि ये ऐसी डिजीज़ है हमें तब पता चले कि जब हमारे प्लांट इसको इन्फेक्ट कर देगा, क्योंकि इन्फेक्ट करने से पहले हमें नहीं पता लगा कि हमारी फील्ड के अंदर ये डिजीज़ है। सो क्योंकि इस डिजीज़ को हम केमिकली कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको हम सिर्फ तो सिर्फ फिजिकल और बायोलॉजिकल ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया तरीका सीड ट्रीटमेंट है इसको कंट्रोल करने के लिए। Now we talk about our next disease, that is a leaf blight. And leaf blight is one of the most important disease, especially when we talk about America. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक मेजर क्रॉप है कॉर्न, मेज। वहाँ में इस लीफ ब्लाइट की वजह से इवन एपिडेमिक की सिचुएशंस क्रिएट हुई, जिस तरह ब्राउन लीफ स्पॉट की वजह से हमारे इंडिया के अंदर एपिडेमिक कोज हुआ था। लेट ब्लाइट की वजह से किसके अंदर एपिडेमिक हुआ था, लेट ब्लाइट की वजह से यूरोप के अंदर, आयरलैंड के अंदर एपिडेमिक हुआ था। उसी तरह जो हमारी कॉफ़ी की जो हमारी रस्ट है उसकी वजह उसका जो हमारा रस्ट है वो उसने एपिडेमिक कहाँ किया, श्रीलंका में। इसलिए हर क्रॉप का कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर रीजन में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रह जाती है। उसी तरह जो हमारी लीफ ब्लाइट है इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मानी जाती है। इसके दो कोजल ऑर्गेनिज्म, एक तो है एक्सोसेरोहिलम टूरिकैनम एंड नेक्स्ट वन इज हेलमिंथोस्पोरम माइटिस। सबसे पहले हम बात करें, एक को हम साउथ कॉर्न लीफ ब्लाइट कह देते हैं और एक को हम नॉर्थ कॉर्न लीफ ब्लाइट कह देते हैं। जैसे ये हमारा जो मेडस लीफ ब्लाइट है, ये अलग अलग इसके स्पोर्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे एक्सोहोरिलियम टूरिकम, जिसको हम टूरिकम लीफ ब्लाइट के नाम से जानते हैं। इसके सिम्टम्स क्या था, फंगल इफेक्ट द क्रॉप्स व्हेन यंग स्टेज। जब हमारा क्रॉप यंग स्टेज पे होगा तब ये सबसे ज़्यादा इंपैक्ट करेंगी। इसके जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं वो ओवल कलर के इस तरह के स्पॉट्स होते हैं और वाटर सॉक्स स्पॉट्स होते हैं। और जो मच्योर सिम्टम्स होते हैं वो ज़्यादा सिगार शेप्स के लिसाइंस फॉर्मेशन होती हैं, जो कि 3 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। इसके जो लिसाइंस होते हैं स्लाइटली एलिप्टिकल होते हैं और टैन इन कलर होते हैं, और ये काफ़ी डार्किश कलर इनका हो जाता है जब ये मच्योर हो जाते हैं। उनकी जो स्पंगल फॉर्मुलेशन बढ़ जाती हैं, और इनके जो लिसाइन सबसे पहले लोअर लीव्स पे आता है, उसको धीरे धीरे अपर लीव्स पे इसका क्या होता है, इम्पैक्ट देखने को मिलता है।
तो ये यहाँ पर आप देखोगे, ये यहाँ पे जो इसके स्पिंडल शॉप्स इसके स्पोर्ट्स है, यहाँ पे स्पिंडल्स शेप्स जो आपके स्पोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं, ये किसके अंदर देखने, ये सिम्टम्स, ये किसका सिम्टम है, टूरिकम लीफ लाइट का। इसको हम साउथर्न कोन लीफ लाइट के नाम से भी जानते हैं। द नेक्स्ट वन इज द माइडस लीफ लाइट, इट्स ऑल्सो नोन एज अ नॉर्थ कोन लीफ लाइट। इसके अंदर क्या होता है, स्मॉल येलोइश राउंड कलर के और ओवल कलर के स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। देखो यहाँ पे आपको राउंड, स्लाइटली राउंड कलर के स्पॉट्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको थोड़े एलिप्टिकल कलर के। सो देखो, अगर हम मेडस लीफ ब्लाइट के यहाँ पर आपको जो स्पोर्ट्स है कुछ इस तरह के राउंड है, लेकिन यहाँ पर जो स्पोर्ट्स है वो कुछ इस तरीके से, इस तरह के लोंगर एलिप्टिकल शेप्स के हैं। सो ये मेजर डिफरेंस है। सो टुर्कियम लीफ ब्लाइट में क्या होता है कि जो लीफ सरफेस एरिया थोड़ा ज़्यादा होता है स्पोर्ट्स का एज कम्पेयर टू द मेडस लीफ ब्लाइट के अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे स्पोर्ट्स होते हैं वो इनलार्ज होते हैं, एलिप्टिकल, ये भी एलिप्टिकल होते हैं, और स्ट्रा कलर के होते हैं। इनका जो कोनिडिया और कोनिडिया स्पोर्ट्स होते हैं वो सेंटर में फॉर्मेशन करते हैं, जबकि उसके अंदर सेंटर फॉर्मेशन नहीं होते हैं टर्निकम लीफ ब्लाइट के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्लाइटिकल स्पोर्ट्स है, जो ये सिम्टम्स है ये हमारा नॉर्थ कोन का, ये हमारा साउथ कोन लीफ ब्लाइट का स्पोर्ट्स है। अब हम बात करेंगे इसकी कुछ फेवरेबल कंडीशंस की, कौन कौन सी इसके लिए फेवरेबल कंडीशन है। इसके जो स्पोर्ट्स को जर्मिनेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो 8 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस इसके लिए सबसे बढ़िया माना जाता है, और फ्री वाटर ऑन लीव्स को अगर अच्छा होगा तो ये डिजीज ज़्यादा इन्फेक्ट करेगी। अब हम बात करें इसके मैनेजमेंट की, हमने क्या करना है, रोक आउट कर, जितने भी इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं उनको फील्ड में से रोक आउट कर देना है। रेजिस्टेंट वैरायटी को यूज़ करने से डैकन, प्रभात, प्रो 324, प्रो 339, ICA 701, F70113, F7012, PMH1, PMH2, PMS2, पारस, सतराज, डेक्कन 109 एंड CH6। हम सोइल एप्लीकेशन का भी यूज़ कर सकते हैं, डेट इज सूडोमोनास फ्लोरेसेंस और एंड ट्राइकोडर्मा वीडी का भी यूज़ कर सकते हैं एट द रेट ऑफ द 2.5 kg पर हेक्टेयर, एंड वी ऑल्सो यूज एट प्लस 50 kg वेल डिकम्पोज फार्म यार्ड मैन्योर 30 डे आफ्टर द सोइंग। मतलब सोइंग के 30 दिनों के बाद हमने फार्म यार्ड मैन्योर के साथ इसको मिक्स कर देना, इस बायोलॉजिकल कंट्रोल्स इस बैक्टीरिया को फॉर द कंट्रोल ऑफ द डिसीज। सो ये तो हो गया इसका केमिकल। अब हम इसको अगर ये तो हो गया इसका बायोलॉजिकल कंट्रोल। अगर हम इसको केमिकली कंट्रोल करना चाहते हैं तो केमिकली कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके लिए हम मेटल एक्सल यूज़ कर सकते हैं एट द रेट ऑफ द 1000 ग्राम या फिर 1 kg, एंड वी ऑल्सो यूज एज अ बेनकोजेब एट द रेट ऑफ द 2 ग्राम पर लीटर एट द 10 day इंटरवल फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ डिजीज। जैसे हमें फर्स्ट अपीयरेंस देखने को मिलता है, जैसे हमारे जब प्लांट्स हमारा यंग होगा तब उस केस में क्या करेंगे, हम इसको 10-10 दिनों के इंटरवल के बाद इसको क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे। नाउ वी टॉक अबाउट अवर नेक्स्ट डिजीज, दैट इज एस्पेरिगलस ईयर रॉट। सो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारे जो ईयर्स है, जो हमारे ग्रेन्स है वो रोटिंग होना शुरू हो जाएंगे। इसका जो कोजल ऑर्गेनिज्म वो है एस्पेरिगलस फ्लेवस, और ग्राउंडनट के अंदर भी कहीं ना कहीं जो हमारी जो बिटरनेस कोज होती है वो किसी वजह से होती है, एस्पेरिगलस की वजह से ही होती है। सो ग्राउंडनट के अंदर भी ये रोटिंग करता है ग्रेन्स के अंदर, और मेज के अंदर भी यही जो फंगल स्पीसीज है रोटिंग कोज करता है। इसके जो सिम्टम्स है वो एज अ ब्लैक मोल्ड सिम्टम्स हमें देखने को मिलती है कर्नल्स के अंदर, सीड्स के अंदर, और ये जो होती है या जो हमारा एस्पेरिगस फ्लेवस है ये ग्रीनिश येलोइश कलर की मोल्ड डेवलप होती है हमारी डैमेज कर्नल के अंदर, और ये ग्रीनिश मोल्ड हो जाती है। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे प्लांट्स के रेजिड्यू के ऊपर इन्फेक्ट करता है, सीड्स को इन्फेक्ट करेगा और सॉइल को इक्वली इन्फेक्ट करेगा। इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, हमने क्या करना है, हमारी क्रॉप के टोटली मॉइस्चर को ड्राई करना है बिलो द 15%, ताकि क्योंकि इसको मॉइस्चर कंटेंट जब हम सीड्स को ड्राई करते हैं तो हमने 50% से लो से हमारे सीड्स को क्या करना है, इसको ड्राई करना है ताकि ये अपने आप को सर्वाइव ना कर पाए। और इन द फील्ड, हम फील्ड के अंदर इंसेक्ट और मैकेनिकल डैमेज को प्रॉपरली कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे ताकि इस डिजीज़ को हम इक्वली क्या कर सके, कंट्रोल कर सकें। नाउ वी टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट डिजीज, दैट इज डिजीज नेम एज जिब्रेला ईयर रॉट। सो दिस ईयर रॉट इज कॉज्ड ड्यू टू द जिब्रेला एंड द प्रीवियस वन इज कॉज्ड ड्यू टू द एस्पेरिगस फ्लेवस। सो इसके जो सिम्टम्स है उसमें क्या होंगे, हमारे रेडिश मोल्ड देखने को मिलेगी, जबकि इसके अंदर जो हमारी जो मोल्ड थी, अगर हम इसके अंदर बात करें हमारे ग्रीनिश येलो कलर की मोल्ड देखने को मिलती है एस्पेरिगस के अंदर, जबकि अब हम बात करें जिब्रेला के अंदर, जिब्रेला के अंदर हमारे जो हमें जो मोल्ड देखने को मिले वो रेडिश कलर की मोल्ड होगी। सो इसके अंदर जो हमारी मोल्ड होती है वो रेड कलर की होती है, और उसके जो हमारी एस्पेरिगस वाली जो हमारी रॉटिंग होती है उसके अंदर जो हमारी मोल्ड होती है वो ग्रीनिश येलो कलर की होती है। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द दीज टू रॉटिंग एंड इट इज यूजली स्टार्ट एट द टिप ऑफ द ईयर। ये हमेशा
जो हमारा ईयर है उसके टिप पे स्टार्ट होगी, जबकि हमारा जो प्रीवियस डिजीज़ थी जिसका नाम था स्पेरिल, वो हमेशा सेंटर पे स्टार्ट होती थी, सेंटर पे या फिर लोअर पार्ट पे, जबकि हमारी जो ये वाली डिजीज़ है ये हमारे जो स्टॉप ऑफ द ईयर वहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसके अंदर क्या होता है कि हस्क में भी एडहियर टाइटली टू द ईयर, हस्क टोटली डैमेज हो जाता है और इसका जो इनोकुलम अपने आप को कैसे सर्वाइव कर पाता है, अपने आप को इन्फेक्टिव क्रॉप रेजिड्यू के अंदर, इन्फेक्टिव सीड्स के अंदर। और इसका जो कंट्रोल मेजर है हम रेसिस्टेंट वैरायटी को यूज़ कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन को फॉलो कर सकते हैं, हम अपनी क्रॉप को हार्वेस्ट इजी अर्ली करें और क्रॉप्स को 50% से कम क्या करें, हमें ड्राई करने की कोशिश करनी है। Now we talk about our next disease, that is next disease under the name of the maize chlorotic drought disease, and it is an viral disease। और ये एक हमारी एक वायरल डिजीज है। इसका जो पैथोजन है वो है मेज क्लोरेटिक ड्वार्फ वायरस, एंड द सिम्टम इज द फर्स्ट क्लोरेटिक स्ट्रिपिंग इज फर्स्ट एविडेंस ऑफ द स्मॉल विजिबल लीफ मीन। सबसे पहले हमारे जो लीव्स के अंदर एक क्लोरेटिक स्ट्रिपिंग होगी, इस तरह की हमारे क्लोरोटिक क्लोरोसिस होगी एज इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रिप, एंड देन ओल्डर लीव्स में एक्सेप्ट द रेडनेस, जो हमारे पुराने पत्ते हैं वो रेड कलर के हो जाए। यानी कि कहने का मतलब है कि इस डिजीज़ के अंदर सबसे पहले हमें येलो स्ट्रिप देखने को मिलेगी जो कि क्लोरोसिस होगी। उसके बाद जो यही सिम्टम है बाद में किसके अंदर चेंज हो जाएंगे, हमारे जो हमारी ये सिम्टम है रेड कलर फॉर्मेशन में चेंज हो जाएंगे। उसके बाद यही रेड कलर फॉर्मेशन, उसके बाद इनके अंदर येलोइंग होनी शुरू हो जाती है, उसके बाद धीरे 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 मार्जिनल नेक्रोसिस हमें देखने को मिलेंगे। सो दिस इज सिम्टम, सबसे पहले स्ट्रिपिंग के फॉर्म में क्लोरोसिस होगी, उसके बाद जैसे जैसे ये अपने आप को मैच्योर करेगा फिर यही स्पॉट्स आपको रेडिश कलर में देखने को मिलेंगे, रेडिश ब्राउन कलर के अंदर स्पॉट चेंज हो जाते हैं और उसके बाद इनके अंदर क्या येलोइंग होनी शुरू हो जाती है। सो दिस इज द होल साइकिल ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द मेज क्लोरेटिक ड्वार्फ वायरस। और इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो प्लांट है ड्वार्फ हो जाएगा, उसकी हाइट कम हो जाएगी, छोटा हो जाएगा और ईयर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, रिप्रोडक्शन से टोटली खत्म हो जाएगी। अगर ईयर फॉर्मेशन हो भी गई तो बहुत छोटी ईयर बनेगी। ठीक है, इनोकुलेशन की बात करें, ये अपना जो ये अपने वीड्स के अंदर अपने आप को सर्वाइव, जो इसके वीड्स प्लांट्स होते हैं मेज के, उनके अंदर अपने आप को सर्वाइव कर लेता है एज इन द फॉर्म ऑफ द राइजोम, इन द फॉर्म ऑफ द पेरिनियल जॉनसन ग्रास के अंदर। अब हम बात करेंगे इसके कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। हम रेजिस्टेंट वैरायटी को यूज़ कर सकते हैं, हम हमारी क्रॉप को अर्ली सो कर सकते हैं ताकि लीफ हॉपर की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकें, क्योंकि मेज क्लोरेटिक जो ड्वार्फ वायरस है इसको स्प्रेड होने में कौन हेल्पफुल करता है, लीफ हॉपर हेल्प करता है। अगर हमने लीफ हॉपर का अटैक सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है इन द रेनी सीजन। अगर हमारे जैसे जो मेज की जो नॉर्मल सोइंग होती है, अगर हम मेज की नॉर्मल सोइंग की बात करें तो मेज को हम सो करते हैं मई जून के अंदर, ज़्यादा जून जुलाई के अंदर सोन करते हैं। अगर अगर हम इसको इसी क्रॉप को अगर हम मई के अंदर सोन करें, अर्ली फॉरनाइट ऑफ द मई, तो उसके अंदर क्या होगा कि हमारी क्रॉप जल्दी मैच्योर हो जाएगी। सो जब लीफ हॉपर का अटैक आएगा तब इतना ज़्यादा हमारी जो क्रॉप है इतनी ज़्यादा डैमेज नहीं होगी। सो इसके अंदर हम अर्ली सोएंगे तो इस क्रॉप को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और द कंट्रोल द पेरिनियल जॉनसन ग्रास, जो हमारा जॉनसन ग्रास है वो जो एक वीड है वो उसके थ्रू ये अपने आप को सर्वाइव करता है। सो हम जॉनसन ग्रास को कंट्रोल करेंगे विद द हेल्प ऑफ द हर्बिसाइड्स और विद द हेल्प ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आप कोई किसी पर्टिकुलर क्रॉप की डिजीज़ को समझना चाहते तो हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। आप हमारे साथ हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7900900676। आप हमारी www.agrimont.com पे जाकर जितने भी हमारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स उनको डाउनलोड कर सकते हो। आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर स्टूडेंट्स आप किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप IBPS AFO, NABARD, RRB SO या फिर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे सिस्टर ऐप एग्रीवर्षा को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको सभी तरह की PDFs और नोट्स, मैगजीन्स बिल्कुल अच्छे बहुत बढ़िया ढंग से आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो थैंक यू फॉर द वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड कीप वाचिंग द एग्रीमोंट यूट्यूब चैनल।